हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि कैसे एजुकेशन पॉइंट में। मैं अतुल प्रताप आज लेके आया हूँ क्लास 5th इंडियन पॉलिटी की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी रेगुलर वीडियो मिलती रहें और आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होते रहें। ठीक है, आज हम सब बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में, जिसको जो डील करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो पार्ट 1 है वो दिया हुआ है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। कितना? 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक ये आर्टिकल दिए हुए हैं पार्ट 1 में। इसका आर्टिकल 1 डील क्या करता है ये देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और उस राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का नाम क्या हुआ और राज्य क्षेत्र क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत के राज्य में यूटीज़ वो होंगे जो फर्स्ट अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची में शामिल होंगे। तो दो बातें क्लियर हुई इसमें। पहला, इसमें नाम भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है ये? राज्यों का संघ। नंबर 2 क्या है कि भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे? जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में शामिल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 की, यानी भारत के क्षेत्र। अब भारत के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो भारत के कौन कौन क्षेत्र होंगे? तो भारत राज्यों के क्षेत्र भारत का क्षेत्र होंगे, संघ शासित यानी यूटीज़ के क्षेत्र होंगे, और एक्वायर्ड स्टेट यानी कि अर्जित क्षेत्र भी भारत के ही क्षेत्र कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि एक्वायर्ड टेरिटरी यानी कि अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं और किस तरीके से इन्हें लिया जाता है। तो देखिए, अर्जित क्षेत्र ने एक्वायर्ड टेरिटरीज, अर्जित राज्य या क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरी, तो ये 3 तरीके से लिया जाता है: जीत के द्वारा, संधि के द्वारा और दावा रहित क्षेत्र पर अधिकार। देखिए, जीत के द्वारा दादर व नागर हवेली व दमन और गोवा। ठीक है, संधि के द्वारा कौन से लिए गए हैं? पांडुचेरी, कराईकाल, चनम, माहे, चंद्रनगर जो वेस्ट बंगाल में है वो लिए गए। और दावा रहित क्षेत्र पर जैसे गंगोत्री जो दावा रहित था, इस पर दावा कर दिया और ये भारत का क्षेत्र बन गया। अब देखिए, दादर व नागर हवेली के बारे में बात करते हैं। दादर व नागर हवेली जो कि 1954 को 10वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 10वां संविधान संशोधन हुआ और 10वां संविधान संशोधन हुआ और इसे भारत में एक राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है ये नहीं है कि 1954 में 10वां संविधान संशोधन हुआ और दादर व नागर हवेली को राज्य का दर्जा दिया। एक्चुअल में फैक्ट ये है कि दादर व नागर हवेली में क्या था कि पुर्तगालियों का शासन था। किसका था? पुर्तगालियों का। ठीक है, किसका? पुर्तगालियों का। डच यानी पुर्तगालियों का। ठीक है, सॉरी, पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, और वहाँ की जो जनता थी यानी कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उस शासन के विरोध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, शासन था पुर्तगालियों का, वहाँ की जनता ने उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो पुर्तगालियों ने उस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी भेजी आर्मी। क्या भेजी? आर्मी। ठीक है, उसको दबाने के लिए क्या भेजी पुर्तगालियों ने? अपनी आर्मी। ठीक, अब आर्मी भेज तो दी वहाँ तक, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दादर व नागर हवेली पर जो आर्मी जाएगी वो दमन व दीप से होके जाएगी। किसे? दमन व दीप से। और दमन व दीप क्या था? भारत का अधिकार क्षेत्र। और उसने पुर्तगाली सेना को दादर व नागर हवेली जाने की अनुमति नहीं दी। और पुर्तगाली इस बात को लेके कहाँ पहुँचे? यूएनओ। कहाँ पहुँचे? यूएनओ। सेम ध्यान से समझिएगा, फिर फैक्चुअल चीज़ें। यूएनओ पहुँचे जहाँ पर यूएनओ वालों ने इंडिया का फेवर लिया और कहा कि ये दादर व नागर हवेली भारत का एक क्षेत्र है और वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। इस तरीके से वहाँ का जनता का विद्रोह हुआ और जनता के विद्रोह की वजह से ही दादर व नागर हवेली 10वें संविधान संशोधन से 1954 में भारत का एक राज्य बन गया। क्लियर हुआ दादर व नागर हवेली का बेटा? ठीक है,
अब बात करते हैं देखिए गोवा। गोवा का सीधा सीधा मैटर है 1961 में, ये भी एक पुर्तगाली राज्य था। देखिए 12वें संविधान संशोधन हुआ 1962 में, जिसे एक पहले गोवा को यूटीज बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन बाद में राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में। बाद में राज्य का दर्जा 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि गोवा जो है यूटीज बना 1962 में, भारत का हिस्सा तो 1962 बन गया, लेकिन वो बना था यूटीज के रूप में। किसके रूप में? यूटीज के। तो 1962 में यूटीज बना, लेकिन बाद में राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। और ये तो हमें सभी को पता ही है कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आई होप। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट या मान लें जो लेटेस्ट से जुड़ा हुआ ये है कि दादर व नागर हवेली और दमन दीप को, दादर व नागर हवेली और दमन दीप को 25 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया। इन दो अलग अलग थे, उनको एक साथ कर दिया गया। ठीक है, दो यूटीज थी, कितनी थी? दो। ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था। अब इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया है। क्या बना दिया? 1 + 1 = 1। ये एक मैथ का कैलकुलेशन नहीं है, ये बता रहे हैं। दादर और नागर हवेली और दमन दीप को मर्ज करके क्या कर दिया? एक ही कर दिया गया। ठीक है, अभी बताएंगे कब किया गया था। बस ये डेट रखिए 25 जनवरी 2020 को किया गया। ठीक है, हालांकि आ सकता है मे बी। अब देखिए संधि द्वारा क्या क्या हुआ। ठीक है, संधि द्वारा पांडिचेरी और कराईकाल जो कि तमिलनाडु के हैं। कब के? तमिलनाडु के। यनम जो कि आंध्र प्रदेश का है, माहे केरल का है, और चंद्रनगर वेस्ट बंगाल का। तो ये 1954 से लेकर 1961 में एक 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जो भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 2 की, यानी 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों ऑब्लिक क्षेत्रों का प्रवेश, यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी। अब नए राज्य या क्षेत्र कैसे बनेंगे या उनका प्रवेश कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो नए राज्यों और क्षेत्रों का प्रवेश, ठीक है, इसमें जो संसद होती है वो कानून बनाएगी, और संसद कानून बनाएगी और ऐसी शर्त और निबंधनों के साथ कानून बनाएगी जो वह ठीक समझती हो। तो संसद ऐसे कानून बनाएगी, ऐसे कानून जो शर्त और ऐसे निबंधन जो वह ठीक समझे। ठीक है, इसके लिए कोई वो बाउंडेशन नहीं है। संसद वैसे ही कानून आ सकती है ऐसी विधियों द्वारा, ऐसे निबंधनों द्वारा जिसको ठीक समझती हो। ठीक है, अब देखिए जब संसद कानून बनाएगी नए राज्यों का गठन के लिए, तो उस कानून से क्या होगा? नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति मिलेगी और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति मिलेगी। ठीक है, दो बातें यहाँ रखेंगे, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 2 है। देखिए अभी देखिए इसका ध्यान रखना, आर्टिकल 2 है जो सीधे सीधे रिलेट करता सिक्किम से। ये 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, जो कि सिक्किम को एक शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? सिक्किम को एक शहर राज्य का दर्जा हुआ था। लेकिन बाद में एक 36वां संविधान फिर संशोधन हुआ 1975 में। एक 35 में हुआ था तो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन फिर 74 में हुआ था, और लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ एक साल बाद 1975 में, जिसमें क्या किया? आर्टिकल 2A को हटा दिया गया और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, तो वही बताता हूँ। यहाँ देखिए 1 मिनट। तो सिक्किम पर चोंगाल वंश का शासन था। किसका था? चोंगाल वंश का। अरे ये राइटिंग और ख़राब हो गई। चोंग्याल वंश का शासन था। किसका था? चोंग्याल वंश का शासन था। ठीक है, अब चोंगाल वंश का शासन था, लेकिन विरासत किसकी थी? अंग्रेज़ों की। ठीक, सिक्किम की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी,
सिक्किम की जनता क्या करना चाहती थी, भारत शामिल होना चाहती थी, लेकिन सिक्किम के शासक ने ये एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी कि भाई हम सिक्किम को आपके राज्य में शामिल तो कर देंगे, लेकिन सिक्किम के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में स्थान मिले। किसमें मिले, लोकसभा में स्थान मिले, ठीक है, लोकसभा में स्थान मिले। और हमारे संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति लोकसभा में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्किम उस समय तक हमारे लिए बाहरी राज्य था, यानी कि आउटर स्टेट था। तो और हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई स्पष्ट प्रोविज़न नहीं है कि बाहरी व्यक्ति को हमारे लोकसभा में स्थान नहीं मिलेगा। तो इस वजह से सिक्किम की जनता यह चाहती थी कि सिक्किम पूरी तरह से भारत में शामिल हो, और तब ये भारत में शामिल भी हो गया, तो लोकसभा में लोग प्रतिनिधियों को स्थान भी दिया गया। तो इस तरह सिक्किम जो है 1975 को पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो गया, और आर्टिकल जो 2A स्पेशली सिक्किम के लिए बनाया गया था वो भी रिपील कर दिया, यानी हटा दिया गया। अब आगे बढ़ते देखिए, एक स्पेशल है माउंटबेटन प्लान। ये इससे समझिए क्या ये सब अन्य राज्यों का गठन की पूरा मैटर है क्या, इसमें ध्यान से समझिए। हुआ था क्या, माउंटबेटन प्लान आया था 1947 1947 में। ध्यान दिए, 1947 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इम्पोर्टेंट डेट तो वैसे ही ये ध्यान रखेंगे। तो ये माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था। इसमें क्या था, घोषणा थी। क्या थी, एक घोषणा। क्या घोषणा थी, भारत एवं पाकिस्तान अलग अलग देश होंगे, यानी कि वह घोषणा कर दी थी कि अब 2 देश होंगे, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो कौन से, इंडिया और पाकिस्तान, 2 देश तो थे। अब 2 देश तो ठीक है, और भारत में उस समय लगभग कितनी रियासतें थी, 562 रियासतें। कितनी थी, 562 रियासतें थी, और सभी रियासतें स्वतंत्र होंगी। और सभी रियासतें कैसी स्वतंत्र होंगी, रियासतें अगर भारत में शामिल होना चाहिए तो भारत में हो जाएगी, और पाकिस्तान शामिल होता है तो पाकिस्तान में हो जाएगी। दोनों में से किसी भी देश में शामिल हो सकती हैं, यानी उनकी 562 रियासतें स्वतंत्र थी, और ये दोनों ही देशों में शामिल हो सकती। देखिए उस समय का बहुत, भारत की जो है 562 रियासतों में बटा हुआ था, है। तभी आए हमारे आयरन मैन, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन्होंने कार्य जो बहुत सराहनीय है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने इन सभी रियासतों को एक साथ रखा, एक ही देश में लाने की कोशिश की भारत में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे, कौन थे, गवर्नर जनरल, की सहायता ली, और अधिकतर रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र हो चुके थे, ठीक है। तो 500 टोटल हमारे इसमें पॉइंट में क्या है, माउंटबेटन प्लान क्या था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की घोषणा थी, जिसमें माउंटबेटन प्लान आया था 1900 साल में। एक बार फिर से देखिए, 1947 में ये घोषणा थी। किसकी घोषणा थी, कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र देश होंगे। और उस समय टोटल कितनी रियासतें थी हमारे, उस समय देखिए, उस समय 562 रियासतें थी। कितनी थी, 562 रियासतें। 562 रियासतें जो स्वतंत्र थी, वो किसी भी देश में शामिल हो सकता, चाहे भारत में हो जाए चाहे पाकिस्तान में हो जाए। उसी समय आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो उन्होंने माउंटबेटन, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनकी सहायता ली, और अधिकतर रियासतें क्या कर ली, भारत में शामिल कर ली, शामिल में जोड़ ली, ठीक है। अधिकतर रियासतें किस में जोड़ ली, भारत में जोड़ ली, इंडिया में, ठीक। अब देखिए, भारत में जोड़ ली, और 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन अभी यहाँ तक मैटर नहीं समाप्त ख़त्म हुआ, लेकिन 3 रियासतें थीं। कितनी, कौन सी रियासतें थीं, 3। लेकिन 3 रियासतें थीं, एक हैदराबाद, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक थी जूनागढ़। जो कि एक रियासत थी जूनागढ़, जो कि गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। अब देखिए, हैदराबाद को है एक ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को जोड़ लिया गया। अगर हैदराबाद के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हैदराबाद भारत में हर हालत में शामिल होना चाहिए, लेकिन
हैदराबाद के जो शासक थे वो एक मुस्लिम थे। कौन थे वो? एक मुस्लिम थे। तो हैदराबाद के निजाम ने एक अपनी सेना बनाई जो कि हिंदुओं पर, किन पर? हिंदुओं पर अत्याचार करती थी और और हिंदुओं पर अत्याचार करती थी। तो लेकिन इंडिया भारत ने अपनी सेना को उसमें इंटरव्यू करने के लिए भेजा और ये बात हुई थी कि ना 562 रियासतें, हर रियासत स्वतंत्र है। तो हैदराबाद इस मुद्दे को लेके यूएनओ गया। कहाँ गया? यूएनओ। कहाँ गया? यूएनओ। लेकिन यूएनओ ने भी क्या किया? भारत का ही पक्ष लिया और कहा कि अगर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा तो भारत हस्तक्षेप करेगा। और एक ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसमें ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद के निजाम थे उनसे ज़बरदस्ती ये राज्य को ले लिया और हस्ताक्षर मतलब साइन करा लिए। और ऑपरेशन पोलो से निजाम की सेना से लड़ाई हुई थी और ज़बरदस्ती साइन करा ली एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो के तहत इंडिया में शामिल हो चुका था, इंडिया में शामिल हो गया था। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर का अभी भी बहुत लेटेस्ट चल रहा है। अभी देखो लेटेस्ट मूवी चल रही है कश्मीर फाइल्स। आपने नहीं देखी तो शायद देखनी चाहिए क्योंकि अच्छी भी है, कुछ है मैसेज उसमें। ठीक है, अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या था, जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्रों को घेरना प्रारंभ कर दिया था। 1947 में दोनों देश आज़ाद हो गए थे। तो दोनों की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र को घेरना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और वहाँ के राजा थे हरी सिंह जो कि एक हिंदू शासक थे और वहाँ की जनता क्या थी? मुस्लिम थी। वहाँ की जनता क्या थी? मुस्लिम थी। ठीक है, अब देखिए तो हरी सिंह जो है भारत आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद की बात की। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग तुम्हारी मदद तो करेंगे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल करना होगा। ठीक, तो हरी सिंह उस बात को मान तो गए लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी। वो कंडीशन आई थी आर्टिकल 370 में। किस में आई थी? 370 में। अब देखिए 370 का मैटर क्या है। 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर एक का अलग संविधान होगा। और 370 में प्रोविज़न क्या थे? 370 में जम्मू एंड कश्मीर भारत का तो भाग है और लेकिन एक अलग संविधान होगा और एक विशेष राज्य होगा। 370 ये है। उसके साथ ही एक 35A आर्टिकल भी है। उसमें क्या था? जम्मू एंड कश्मीर अपने नागरिकों के रिगार्डिंग कानून बनाने का स्वयं अधिकार रखेगा। यानी कि जो उसके सिटीजन है, जम्मू एंड कश्मीर रहने वाले लोग हैं, उनके रिगार्डिंग कौन कानून बनाएगा? जम्मू एंड कश्मीर बनाएगा या केंद्र सरकार नहीं बनेगी। तो इन सभी बातों को रखते हुए फिर भी इसको जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल किया। लेकिन नोट लेटेस्ट चीज़ एक है, 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का ही एक पार्ट बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं जूनागढ़। अब जूनागढ़ जो है गुजरात का है, जो 9 नवंबर 1947 को भारत में शामिल हुआ था। अब देखो उसको शामिल होने के सीधे इसमें कराया था जनमत संग्रह, रिफ्रेंडम बोलते थे जी। क्या बोलते हैं? रिफ्रेंडम, जनमत संग्रह यानी कि चुनाव। तो वहाँ की 98% जनता थी जो भारत में शामिल होना चाहती थी और सीधे वो जूनागढ़ और गुजरात का भारत में शामिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 3। देखिए आर्टिकल 3 में क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। लेकिन 3 चीज़ें, नए राज्यों का निर्माण भी हो सकता है, वर्तमान राज्यों जो वर्तमान में प्रेजेंट में हैं उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन हो सकता है। तो पहला पॉइंट है नए राज्यों का गठन। ठीक है, बी राज्यों का क्षेत्र बड़ा करना यानी बढ़ा देना। नंबर सी राज्यों का जब क्षेत्र बड़ा कर सकते हो तो क्षेत्र घटा भी सकते हैं। नंबर डी राज्यों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकते हैं। नंबर ई राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए संसद में साधारण विधेयक लाना पड़ेगा। क्या होगा? साधारण विधेयक लाना पड़ेगा। अच्छा, एक पॉइंट लिखा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि वो राज्य जो बर्बाद होने की कगार पर थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान घेर रहा था, उसको अपने साथ मिलाया और इसे एक अविनाशी संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में जो नए राज्यों का गठन कर सकता है, नए राज्यों का
क्षेत्रों को बढ़ा सकता है, क्षेत्रों को घटा सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है और नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये सब करने के लिए संसद में साधारण विधेयक लाया जाता है। देखिए अब देखिए ये कैसे वर्क करता है। देखिए जब नए राज्यों का गठन करना होगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश से। अब इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश से राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाती है। अगर राष्ट्रपति उसको कुछ भेजता है, मतलब उससे संतुष्ट नहीं होता, तो राष्ट्रपति राज्यों के पास एक निश्चित अवधि के लिए भेजा जाता है और राज्यों की सलाह बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, राज्यों के पास भेजेगा और फिर देखेगा कि अगर वो राज्य फिर से वापस कर दें तो राष्ट्रपति को वो आपको मंजूरी देनी पड़ती है। और जब राष्ट्रपति सिफारिश हो जाएगी तो उस बिल को, उस विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। किसी सदन मतलब सदन के लोकसभा में या राज्यसभा में। कहाँ रखा जा सकता है? लोकसभा में या राज्यसभा में। और लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी रख दो और साधारण बहुमत से पास हो गया तो ये नए राज्य का गठन हो जाता है। नोट देखिए इस पर कुछ पॉइंट। इस बिल पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 2 व 3 के द्वारा नए राज्यों का गठन आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 3 तक तो यहाँ कोई इशू नहीं होगा, मुझे लगता है कि यहाँ तक हो चुका होगा क्लियर आपको। ठीक है, अब आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 4 कह रहा है कि जो आर्टिकल 2 और 3 यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो संशोधन हुए हैं ना, वो प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में शामिल होंगे। जो जितने भी संशोधन हुए किस में शामिल होंगे? प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची शामिल होंगे, जो कि संविधान संशोधन आर्टिकल 360 के 8 के अनुसार यानी 368 के अनुसार नहीं माने जाएंगे। पहली चीज़, दो बातें की है इसमें कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो संशोधन हुए हैं वो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में शामिल होंगे, और जो संशोधन हो चुके हैं वो आर्टिकल 360 के अनुसार नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब नए राज्यों का गठन। देखिए नए राज्यों का गठन क्या 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 इसका पूरा इशू है वो आप एक बार देख लेंगे। देखिए नए राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले बनी थी धर आयोग। धर आयोग बनाया था न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में। ठीक है, जिसमें राज्यों के गठन के लिए सिफारिश की थी। उन्होंने क्या किया तो कहा था कि धर आयोग में कि प्रशासनिक आधार पर सिफारिश तो ठीक है, प्रशासनिक आधार पर सिफारिश तो ठीक है, लेकिन देखिए कर चुका है तो इसमें लिखा हुआ देख करेक्ट लेना, लेकिन भाषाई आधार पर ये अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, फिर बाकी बात आई थी JBP समिति। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीतारमैया। तो JBP समिति आई थी 1949 को। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाषाई आधार राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक बात और छोटी सी बोल दी थी, क्या कि लोकतांत्रिक भावना का आदर करने की सिफारिश की थी लोगों से। अब इस बात पे जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन था उसके लिए बहुत ज़्यादा ही एक आंदोलन चलाया गया मद्रास राज्य में। कहाँ चलाया गया? मद्रास में, जिसमें तेलुगु भाषी के लोगों ने पोटी रामलल्लू, का नाम है पोटी रामलल्लू, चलो छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है कोई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये सब होने के बाद मद्रास में तेलुगु भाषी लोगों ने पोटी रामलल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया और 56 दिनों तक आमरण अनशन के पश्चात 56 दिनों तक आमरण अनशन किया और 56 दिनों के आमरण के अनुसार ये रामलल्लू जी का देहांत हो गया। ये होगा 15 दिसंबर 1952 को देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो जिससे कि बहुत अफरा तफरी मच गई और एक राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली। जिसके कौन अध्यक्ष थे? फैजल अली। और एक हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर, इनके 2 सदस्य भी थे। ये 3 लोगों की समिति थी राज्य पुनर्गठन। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। ठीक है, और इस सिफारिश पर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया और 14 राज्य और 6 यूटीज बना दिए गए। कितने बना दिए गए? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। अच्छा, अब उसके बाद नए राज्य बने। 1953 बना था आंध्र प्रदेश, मैंने बता चुका हूँ आंध्र प्रदेश किस तरीके से बना। 1956 में केरल बना, 1960 में महाराष्ट्र गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा पंजाब, 1970 में हिमाचल प्रदेश, 1971-72 में मणिपुर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 1972 में जो राज्य बने हैं
वो कौन से हैं? 1972 में 2 राज्य में त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। 1975 में सिक्किम, जो कि 36वां संविधान संशोधन किया था। और देखिए पहले हुआ था 35वां, जिसके लिए आर्टिकल 2A स्पेशली जोड़ा गया, लेकिन बाद में 36वां करके आर्टिकल 2A को उठा दिया, सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1986 में मिजोरम, 1977 गोवा और 1972 में अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, जो कि MP से अलग हुआ था, और 9 नवंबर को उत्तराखंड, जो कि UP से अलग हुआ था, और 15 नवंबर को झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। और 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना, ठीक है। अब देखिए लेटेस्ट जो हुआ था वो काम देख लीजिए, वो आ सकते हैं आपके पॉइंट में। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटीज बने 31 अक्टूबर 2019 को। कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को। दादर व नागर हवेली व दमन दीव को मर्ज कर दिया गया और 25 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ने के लिए कहिए। मेरे जो कंटेंट होते हैं बेस्ट एंड बेस्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ, टॉप कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कंटेंट को जो एक बार आप नोट्स बना लीजिए, फिर उसे आप बार बार उठा के ना देखें। मतलब ये नहीं कि अरे इसमें से कुछ रह गया उसमें से नहीं, आप ऐसे नोट्स बनाइए जो बेस्ट हों, बेस्ट एंड बेस्ट आपके लिए बेस्ट हों। तो वही चीज़ें मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो आप जुड़े रहिए और आपकी जो स्टडी है, फोकस है, वो करते रहिए, ठीक है। नमस्कार, बाय।